हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर नंबर 2 में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले क्लास में एक जनरल माइक्रो प्रोसेसर की बात किए थे। वो 8085 बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर था। 8085 माइक्रो प्रोसेसर प्रोफेशनली तो बहुत यूज किया गया, लेकिन कंप्यूटर उससे नहीं बनाया गया। आज हम कंप्यूटर के पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे। उस माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं जिसने पहली बार एक डेस्कटॉप सिस्टम या माइक्रो कंप्यूटर बनाने में हमारा मदद किया। और माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाला ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है। 8086/88 कहने का मतलब है कि 8086 अलग माइक्रो प्रोसेसर है या फिर 8088। हम इन दोनों पार्ट को केवल रिपीट करेंगे, ये कॉमन है। 8086/8088 ये दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर है। और दोनों माइक्रो प्रोसेसर में बेसिक जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है जरा सा देखिए। यहाँ पे हमारा एड्रेस लॉजिक है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए जो बस था वो 16 बिट का एड्रेस बस था, जबकि 8088 में हमने उसको 8 बिट्स पर कंट्रोल किया है। मतलब ये जो कम्युनिकेशन लिंक है, इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये अगर 16 बिट का है तो 8086 है, अगर 8 बिट का है तो वो 8088 है। बस इतना ही का अंतर है। 8088 में हम मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस का इस्तेमाल करते हैं और 8086 में भी करते हैं, लेकिन अंतर इतना ही है कि 8086 प्रोसेसर हम पहले बनाए थे। 8088 से पहले हमने 8086 बनाया था, लेकिन उसमें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बस जो था वो 16 बिट का रखा था। तो इसके कारण जितने भी डिवाइस हमारे बनाए गए वो सारे 16 बिट के बनाए गए। और जितने भी कंट्रोलर बनाए गए, डीएमए कंट्रोलर की बात हो, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस की बात हो, इंटरप्ट कंट्रोलर, वो सारे 16 बिट के डिज़ाइन किए गए। उनका कॉस्ट बहुत अधिक आ गया। तो कॉस्ट को प्रोफेशनली तौर पर मिनिमाइज करने के लिए हमने इसी माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ एक्सटर्नल बस को 8 बिट में ट्रांसफ़र करके नया माइक्रो प्रोसेसर 8088 बनाया, जो आम पब्लिक के पहुँच में कंप्यूटर बनाया गया। और ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसके लिए अपने प्रोग्राम थे। ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय डॉस इस्तेमाल किया जाता था। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर और डॉस से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन थे हमारे पास, डेटाबेस के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, लोटस एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास थे, बेसिक था, सी था, लोगो छोटे छोटे बच्चे सीखते थे। वो सारा प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली बड़े आराम से चलता था। और दुनिया में पहली बार कंप्यूटर इसी माइक्रो प्रोसेसर के कारण आया। तो ये माइक्रो प्रोसेसर की खूबी क्या है, देखिए इनके डिज़ाइन में कितना बदलाव हमने किया। सबसे पहले तो इस पूरे माइक्रो प्रोसेसर को 2 ब्लॉक में हमने बनाया। देखिए ये ब्लॉक 1 है और दूसरा है ब्लॉक 2। और यहाँ पर जो व्यवस्था हमने बनाई है, बस इंटरफेस यूनिट, मतलब इस माइक्रो पहली बार जो माइक्रो कंप्यूटर के लिए हमने बनाया, वहीं पे 2 ब्लॉक की बात की। बाहर से एक ही माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन इंटरनली इसमें हमने 2 ब्लॉक बनाए। पहला बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ इतना ही मतलब है कि रैम मेमोरी हो, रोम मेमोरी हो, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी हो, सेकेंडरी मेमोरी हो, या और भी जितने भी इनके सपोर्ट पेरिफेरल है, उनके साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक्सटर्नल बस का इस्तेमाल हमने किया। और ये बस इंटरफेस यूनिट का मतलब है कि ये एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ब्लॉक है। इस ब्लॉक का बेसिक जो काम है, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन क्यू I1, I2, I3, I4, ये एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन क्यू जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। एक्चुअल में पहले 8085 माइक्रोप्रोसेसर में हमने एक ही रजिस्टर रखा था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहाँ पे हमने 4 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखा है।
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक ही बार में भेज सकें। यहाँ पर 4 माइक्रो क्यू हमने बना दिया, इसका मतलब 4 इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम यहाँ आ जाएंगे। और इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये हमें अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जो नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा और इसके सहयोग से इसको यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस इंस्ट्रक्शन क्यू से लाए हमने इसको डिकोड किया, डिकोड करके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के थ्रू और फिर यहाँ पर डेटा बस के थ्रू आप यहाँ भी एक डेटा बस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा डेटा बस है जो सीधे ALU पे जाता है। ALU हमारा 16 बिट का है, तो 16 बिट का कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली ये पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का है। इसमें 8 बिट की कोई बात नहीं है, मतलब जितने भी रजिस्टर हैं ये सारे 16 बिट रजिस्टर बनाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख लें कि ये सारे 16 बिट रजिस्टर हमने बनाए हैं। एक मिनट, सॉरी, और यहाँ पर इंटरनल ये जो बस हमने बनाया है, बस B हो चाहे इंटरनल बस C की बात हो, इंटरनल बस A की बात हो, ये इसकी बात हो रही है। ये अंदर में इंटरनली डेटा कम्युनिकेशन के लिए बस एस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि एक दूसरे से हम इंटरलिंक कर सके डेटा को। लेकिन इस बस इंटरफेस यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो एड्रेस का लॉजिक है, एड्रेस कैसे जेनरेट होगा। और एड्रेस को यहाँ पर आप देखें तो ये सेगमेंट एड्रेस की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। मतलब पूरे प्रोग्राम के जितने भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम 4 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। और ये मेमोरी का मैनेजमेंट, ये एक्चुअल में ये चारों ही सेगमेंट मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट के साथ साथ एड्रेस लॉजिक के साथ इनका एक ही काम है कि रैम मेमोरी से डेटा को लाना, एप्रोप्रिएट जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको लाएंगे और उसके लिए इनकी प्रोसेसिंग होगी। और ये कंप्लीट प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें इंस्ट्रक्शन क्यू, एड्रेस लॉजिक, सेगमेंट एड्रेस और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इन सबको एक साथ एक ग्रुप में रखा गया है। और इस पूरे ग्रुप का एक ही मकसद है कि एक्सटर्नल रिसोर्स के थ्रू कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर का हो जाए। ये माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट मतलब प्रोसेसिंग का जहाँ काम होगा, इसमें ALU होगा, इसमें कंट्रोल यूनिट होंगे और इसमें सारे रजिस्टर है। एक्चुअल में अगर आप देख लें तो स्क्रैच पैड रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर का कोई नाम नहीं है, ये माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल यूज के लिए है। इसको कोई भी प्रोग्रामर या इंजीनियर, डिज़ाइनर इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, इसके कोई नाम नहीं है। ये जब भी यूज किए जाएंगे स्क्रैच पैड रजिस्टर, ये ALU के द्वारा किए जाएंगे, टेम्पोररी रिजल्ट जनरेट करने के लिए होंगे। और भी अगर प्री और पोस्ट स्टोरेज की बात होगी तो उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। स्क्रैच पैड कहने का मतलब ये खाली रजिस्टर है जो CPU के इंटरनल यूज के लिए बनाए गए हैं। इनका कोई नाम इसलिए हमने नहीं दिया है क्योंकि इस रजिस्टर का इस्तेमाल कोई भी प्रोग्रामर, इवन मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर भी इसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, तो इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम में जिस रजिस्टर का नाम हमने बाहर दे रखा है सिर्फ वही एक्सटर्नली एक्सेसिबल है। माइक्रो प्रोसेसर के बाहर थ्रू प्रोग्राम, चाहे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हो, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हो या फिर हाई लेवल के प्रोग्रामिंग हो जिसमें कर्नल के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस करेंगे, वो जब भी करेंगे तो ये जो स्पेसिफाइड नाम डिफाइन है उन्हीं को एक्सेस किया जा सकता है। इस स्क्रैच पैड रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो हम जानते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का वो एरिया है जहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। एक्चुअल में पूरे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऑपरेशन थिएटर ये है जहाँ पर अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। और ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे उसके लिए जितने भी नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल हैं
वो कंट्रोल सिग्नल यहाँ इससे जनरेट होगा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट किया जाएगा। और कंट्रोल यूनिट इतना पावरफुल है कि इन सारे माइक्रो प्रोसेसर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ब्लॉक की बात करता है, कंट्रोल यूनिट तो इतना पावरफुल है कि वो पूरे कंप्यूटर इवन इफ आईओ डिवाइस को एक्सेस करने के लिए भी यही कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ह्यूमन ब्रेन से हम लोग काम लेते हैं, उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का ब्रेन है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल लॉजिक जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और होल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि पूरे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आईओ डिवाइस भी होंगे। और ये चूँकि कंप्यूटर बन गया तो आप सोच सकते हैं कि इसमें सीधे हम कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर की बात करते हैं, प्रिंटर की बात करते हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज हैं जिनको आप इस कंट्रोल सिग्नल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक बात और है कि यहाँ पर देखिए फ्लैग है। इस फ्लैग को अगर गौर से देखें तो ये दो पार्ट में बना हुआ है। पहले से हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये फ्लैग थे, 8 बिट फ्लैग थे, जिसमें हम कैरी फ्लैग की बात कर रहे हैं, पैरिटी फ्लैग की बात करते हैं, ऑक्सिलरी कैरी की बात कर रहे हैं, जीरो फ्लैग की बात करते हैं और साइन फ्लैग की बात करते हैं। इस 8088 माइक्रो प्रोसेसर में हमने 4 और फ्लैग का इस्तेमाल किया है, जिसमें सबसे पहला है ट्रैप। ट्रैप कहने का मतलब है ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। ट्रैप फ्लैग अगर वो सेट होता है, इसका मतलब जो इंटरप्ट बाहर से आ रहा है हमारे प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के पास, वो नॉन मास्केबल है, वो इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम में यदि ट्रैप एक्टिवेट होता है, ट्रैप पर कोई इंटरप्ट आता है, तो उसी केस में ट्रैप फ्लैग एक्टिव होगा जब कोई नॉन मास्केबल इंटरप्ट आएगा जिसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। माइक्रो प्रोसेसर को अपने काम को रोक करके इनकी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। तो ये है ट्रैप। इसके बाद है इंटरप्ट। आई मीन्स इंटरप्ट। इसके बाद डायरेक्शन। और देन ओवरफ्लो। देखिए माइक्रो प्रोसेसर जब ऑपरेट होगा तो दो तो हमारे पास इंटरप्ट हो गए। ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, जबकि इंटरप्ट डायरेक्ट जो है वो मास्केबल इंटरप्ट है, जिसको थोड़ी देर के लिए वेट किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। अगर कंप्यूटर बहुत अर्जेंट डेटा प्रोसेसिंग में कर रहा है, प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, तो प्रोसेसिंग के बाद इंटरप्ट को वेट किया रोका जा सकता है, थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया जा सकता है। इसलिए इसको हम सीधे इंटरप्ट बोलते हैं। जबकि ट्रैप जो है वो भी इंटरप्ट है, हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, जिसको आने के बाद मशीन को एनी हाउ सर्विस प्रोवाइड करना होगा। तो ये प्रोविज़न हमारे 8086 माइक्रो प्रोसेसर पहले से बनाए गए हैं कि दो तरह के इंटरप्ट होंगे। एक को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं और दूसरे को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और उनके प्रोविज़न के लिए हमने फ्लैग में व्यवस्था बना दिया है। इसके बाद डायरेक्शन स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग कहने का मतलब, अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा है, स्ट्रिंग है, तो इसमें अगर लोअर ऑर्डर से डायरेक्शन या हायर ऑर्डर से एग्जीक्यूशन की बात है, मेमोरी में अगर ग्रुप ऑफ एरे बना हुआ है तो एरे को हम लो से हाई ऑर्डर में या हाई से लो ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम डायरेक्शन फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद ओवरफ्लो अरिथमेटिक ऑपरेशन में जनरली होता क्या है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर का एक निश्चित लिमिट है। ये माइक्रो प्रोसेसर हमारा कितने बिट का है? 16 बिट का है। आप सोच सकते हैं कि 16 बिट में मैक्सिमम वैल्यू 2 टू पावर 16 हो सकता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू है 65,536। अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन इवन इफ हम एडिशन का काम करें और 40,000 प्लस 30,000 कर दें, तो ये रेंज तो 70,000 इससे ऊपर हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में हमारे माइक्रोप्रोसेसर के पास क्षमता नहीं है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, एलयू में कैपेसिटी ही नहीं है। तो कैपेसिटी के बाहर अगर कोई रिजल्ट जाता है तो स्वाभाविक वो रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो ओवरफ्लो का कंडीशन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो एलयू की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बड़ा डेटा या तो पहले से ही ना दिया जाए, या फिर प्रोसेसिंग के दौरान भी अगर जेनरेट होता है या प्रोसेसिंग के बाद भी रिजल्ट जेनरेट होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको माइक्रो प्रोसेसर इंडिकेट ओवरफ्लो फ्लैग से बोलेगा। ओवरफ्लो आने का मतलब है कि हमारा डेटा बियॉन्ड रेंज जा रहा है, जो हो सकता है रिजल्ट गड़बड़ दे। तो यूजर को हम मैसेज तो कम से कम भेज दें कि इस लेवल के वैल्यू को हम प्रोसेस नहीं कर सकते, या इस लेवल के वैल्यू में गड़बड़ी आ रही है, इसको आप देख लें, ये हमारे कैपेसिटी के बाहर की बात है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमने 4 और फ्लैग जोड़े, 5 पहले से थे, हमारे पास 9 फ्लैग हो गए। ऐसे फ्लैग के लिए हमने स्पेस जो रखा है वो 16 बीट का है। 16 बीट मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये फ्लैग जो है वो F0 से लेके F15 तक है, और ये फ्लैग का पोजीशन भी फिक्स है। जो जिस फ्लैग का स्टेटस जहाँ पे हमने लिख रखा है ये सिर्फ वहीं पर एक्टिव होगा, ये ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन करने में एक बार इधर से बना दिया, अब दूसरे सेकेंड टाइम में उसको चेंज किया जा सकता है। एक बार अगर डिज़ाइन बन गया तो किसी भी सूरत में उस डिज़ाइन को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारी आगे की प्रोसेसिंग होगी। तो स्वाभाविक है कि प्रोसेसिंग होगी, प्रोग्राम लिखे जाएंगे, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाए जाएंगे, असेंबली कोड होगा, हेक्स कोड होगा, तो इनके पोजीशन को भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स होंगे। तो हमारे पास एएलयू से डायरेक्ट अटैच्ड है फ्लैग, कंट्रोल यूनिट, और ये स्क्रैच पैड रजिस्टर जिसको हम यूजर या प्रोग्रामर एक्सेस नहीं कर सकता है, ये सारे एग्जीक्यूशन यूनिट के पार्ट हैं। और एग्जीक्यूशन यूनिट के पार्ट हैं तो स्वाभाविक है कि हमको डेटा एक्सेस करने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। तो हमने जनरल पर्पस रजिस्टर यहाँ पे लगा रखा है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये रजिस्टर ये वही रजिस्टर है जो पहले एक्यूमुलेटर के नाम से हम जानते थे। तो ये एक्यूमुलेटर है, ये ABCD 4 रजिस्टर हैं, और ये 4 रजिस्टर में एक एक्यूमुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इसमें एक खूबी आप देखेंगे कि ये रजिस्टर तो 16 बीट का है, 8 + 8। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर इस प्रोसेसर से हम चाहें तो 8 बीट डेटा को भी ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर में 1 बाइट एक कैरेक्टर या नंबर को रिप्रेजेंट करने के 1 बाइट कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं ASCII कोड में, तो हम बाइट बाय बाइट भी प्रोसेस कर सकते हैं, और एक साथ हम दोनों बाइट हाई और लो ऑर्डर को मिला करके रजिस्टर, ये 16 बीट का रजिस्टर है जिसको हम जनरली AX से रिप्रेजेंट करेंगे, BX, CX और DX। तो अगर हम AX की बात कर रहे हैं मतलब ये 16 बीट, BX 16 बीट, CX 16 बीट और DX 16 बीट। और यदि हमको 8 बिट में कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो हम सीधे AL की बात करेंगे या AH की बात करेंगे, BH या BL, CH या CL, DH या DL। इस तरह से हम 8 बिट का 8 बिट के 8 रजिस्टर हो गए, और 16 बिट के हमारे पास 4 रजिस्टर हो गए। अब ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग हम किसी पर्टिकुलर 8 बिट रजिस्टर का भी यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो इनका पेयर बना करके AX की तरह इस्तेमाल करें। और ये 16 बिट जो है इस माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड लेंथ है। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि वर्ड लेंथ जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के ALU का साइज होता है। तो ALU का साइज कितना है यहाँ 16 बिट है, तो ये 16 बिट एक्चुअल में वर्ड है। और आगे चल करके हर माइक्रो चाहे जो भी डेवलपमेंट हम करें, ये 16 बिट प्रोसेस को ही वर्ड माना जाता है। वर्ड मीन्स 2 बाइट 16 बिट। लेकिन वर्ड केवल 16 बिट की बात नहीं करता। वर्ड वो टर्म है जो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में एक सिंगल क्लॉक में कितने बिट डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मतलब द कैपेसिटी ऑफ ALU, द लेंथ, वर्ड लेंथ ऑफ ALU को ही हम वर्ड बोलते हैं। तो ये 16 बिट
का माइक्रो प्रोसेसर है। इसके ALU 16 बिट के हैं, उस 16 बिट के साथ 16 बिट फ्लैग लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम 8 और 8 के आधार पर 4 रजिस्टर हमने रखा है, जो ज़रूरत पड़ने पर 16 बिट में भी यूज किया जा सकता है और नहीं तो 8 बिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर है। एक्चुअल में ये स्टैक पॉइंटर है, आप P को पॉइंटर लिख सकते हैं। S मीन्स स्टैक पॉइंटर, B मीन्स बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। जब भी ग्रुप ऑफ डेटा को एक्सेस करना होता है तो हम अगर स्टैक की बात करेंगे तो स्टैक पॉइंटर हमको ये बताएगा कि मेमोरी के किस लोकेशन को हमने स्टैक डिफाइन किया है, स्टैक टॉप किया है। स्टैक में डेटा एक्सेस करने का 2 ही तरीका है, पुश या पॉप। या तो हम स्टैक में कुछ रख सकते हैं या स्टैक से निकाल सकते हैं। और रखने या निकाले में इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट काम करता है। उस पर तो डिटेल आप लोग पढ़ेंगे आगे, प्रोग्रामिंग में भी जानने की ज़रूरत है। डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक के विषय में डिटेल बताया जाता है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने माइक्रो प्रोसेसर में ये स्टैक बना रखा है। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग में भी वही काम कर सकते हैं जो इंटरनली टेक्निकल लेवल पर हमने CPU में प्रोविजन रखा है। CPU जो काम कर सकता है वही काम आप हाई लेवल में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम इसी CPU बेस्ड है। हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करेगा तो सॉफ्टवेयर से आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। पहले हार्डवेयर की कैपेबिलिटी आपको समझनी होगी, उसकी कैपेसिटी समझनी पड़ेगी, उसकी एक्टिविटी का ऑपरेशन का लॉजिक समझना होगा, ताकि आप अच्छे प्रोग्रामर भी अगर बनना चाहते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर की बातें आपको ठीक तरह से समझ में आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें कि इस माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्यू, 4 इंस्ट्रक्शन क्यू हमने लगा रखे हैं। उस इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर ले, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमने लगा रखा है। 4 सेगमेंट में मेमोरी को डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। तो ये 4 सेगमेंट हमने बना लिए। इसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास ABCD है, जिनको 8 या 16 बिट के आधार पर आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। लेकिन ये इंडेक्स और जनरल पर्पस रजिस्टर इज़ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट। अब ये पूरा यूनिट आगे चल के हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि आगे चलने के बाद हम जो डेवलपमेंट करते हैं अपने माइक्रोप्रोसेसर में, आप सोचिए कि माइक्रोप्रोसेसर में अब क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर इसको गौर से देखें तो आप बड़े आराम से सोच सकते हैं कि हम माइक्रोप्रोसेसर के ALU के साइज को बड़ा कर दें। अगर 16 है तो इस 16 को हम 32 कर लें, इसको 64 कर लें, 128 कर लें। ये एक डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा डेवलपमेंट है कि इस माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक फ्रीक्वेंसी 8088 माइक्रो प्रोसेसर 5, 6, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट होता था। बाद के मशीन में हमने इसके अलग अलग वेरिएशन आए और वो 4 अलग अलग क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे। इसी तरह आगे 286 हमने बनाया, 386 बनाया, 486 बनाया। हर माइक्रो प्रोसेसर में कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाई, 10 से 12 मेगाहर्ट्ज किया, 15 मेगाहर्ट्ज किया, 25 मेगाहर्ट्ज किया, 33 मेगाहर्ट्ज किया, 66 मेगाहर्ट्ज किया, फिर 100 मेगाहर्ट्ज तक लेके चले गए। तो आप बताइए कि यहाँ पर 5 मेगाहर्ट्ज पर काम करता था पहला प्रोसेसर, और उसके 10 साल के अंदर ही हमने माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी 100 मेगाहर्ट्ज तक लेके चले गए। तो आप सोच सकते हैं कि 20 गुना तो हमने क्लॉक स्पीड ही बढ़ा दिया उसका ऑपरेशन का करने का। और यहाँ पर वर्ड लेंथ भी बढ़ा दिया। वर्ड लेंथ 8 से 16 किया, 32 किया, 64 किया, 128 किया। तो माइक्रो प्रोसेसर में डेवलपमेंट किस आधार पर हो रहा है? हमने उसके इंटरनल रजिस्टर के साइज को बड़ा किया, उसके क्लॉक फ्रिक्वेंसी को बड़ा किया। इसके साथ साथ स्वाभाविक है कि ये सारे रजिस्टर भी उसी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन क्यू जहाँ 8088 में हमने 4 रखा था, उसको 6, 10 और भी बढ़ाया, आगे बढ़ा दिया हमने। अब तो हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही कैश मेमोरी भी लेके आ रहे हैं, रजिस्टर की संख्या बढ़ाते चले गए। तो हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ा दिए। उसके बाद एड्रेसिंग लॉजिक को इंक्रीमेंट किया, इंस्ट्रक्शन क्यू को बढ़ाया।
इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशन हमने डेवलप एक्सक्यूज मी इसको डेवलप करते चले गए और माइक्रो प्रोसेसर में लगातार हम इंक्रीमेंटल ग्रोथ करते गए, जिसके कारण 8088 से बना हुआ हमारा पहला कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर था उसको एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी में हम डेवलप करके ले गए। एक्सटेंडेड के बाद हमने एडवांस टेक्नोलॉजी में लेकर के आए और धीरे धीरे हर लेवल पर हमने डेवलपमेंट किया, हार्डवेयर लेवल पर बढ़ाया, क्लॉक फ्रिक्वेंसी बढ़ाया, साइज बढ़ाया, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी बढ़ाया। इसके बाद उसके इंस्ट्रक्शंस लेवल पर भी इंस्ट्रक्शन सेट भी बढ़ाए, असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग बढ़ाई हमने, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम के लेवल पर डेवलपमेंट किया। तो हर एस्पेक्ट पर हम धीरे धीरे डेवलप करते करते आज के एडवांस लेवल पर गए हैं और इसमें लगातार कोशिश जारी है। हर आदमी फास्ट से फास्टर कंप्यूटर की ओर बढ़ रहे हैं, साइज स्मॉल से स्मॉलर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतलब पावर कम से कम खर्च हो और प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, ये बेसिक डेवलपमेंट का आधार है। तो इसी माइक्रो प्रोसेसर पर अब धीरे धीरे डेवलपमेंट का आधार हमने खोजा और इस माइक्रो प्रोसेसर में एक खूबी और थी कि ये माइक्रो प्रोसेसर एक ही साथ में मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम मोड में काम कर सकता था। मतलब इस माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट करने का 2 लेवल था। इसको हम मिनिमम मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम मोड भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम मोड के ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम मोड कहने का मतलब है कि ये माइक्रो प्रोसेसर सारे कंट्रोल सिग्नल खुद जनरेट करेगा और अगर मैक्सिमम मोड में हम बात करें तो ये बहुत सारा कंट्रोल सिग्नल इसके कंट्रोल चिप के द्वारा जनरेट किए जाएंगे और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हम करते जाएंगे। आज के डेट में इतना ही छोड़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर में कुछ और भी टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।